सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं 12 स्ट्रॉन्ग के बारे में। ये कहानी है कैप्टन मिच नेल्सन की, जो अपने 12 जाबाज सिपाहियों को लेकर के निकला अलकायदा से बदला लेने के लिए, और उसने एक इतिहास रच दिया। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1993 का दृश्य आता है, जहाँ पर हम बहुत सारे आतंकवादियों को देखते हैं और ये ऐसे ही आतंक मचा रहे होते हैं। तभी कहानी जाती है 2001 में और हम देखते हैं कैप्टन मिच नेल्सन को। और अभी नेल्सन अपने परिवार के साथ है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है और उसके साथ उसकी एक छोटी सी बेटी है। इसीलिए नेल्सन ने निश्चय किया है कि अब अपना ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ ही बिताएगा और वो किसी भी मिशन पे नहीं जाएगा। इसीलिए उसने आर्मी से रिक्वेस्ट की है कि वो उसे डेस्क जॉब दे दे ताकि वो अपने परिवार के नजदीक रह सके। और आर्मी वालों ने भी मिच के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, इसलिए जल्दी ही उसे डेस्क जॉब मिलने वाला है। और इस चीज से नेल्सन का पूरा परिवार बहुत खुश है। फिर वो ऐसे ही अपने घर को चमका रहे होते हैं। तभी नेल्सन यहाँ पे टीवी पे एक न्यूज देखता है और उसे पता लगता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है और सैकड़ों लोगों की जान गई है। फिर इस चीज को देखने के बाद वो आग बबूला हो जाता है। तभी हम कुछ लोगों को नदी क्रॉस करता हुआ देखते हैं और नदी क्रॉस करते समय वो बहुत ही गुस्से में होते हैं, लेकिन वो जैसे ही नदी के उस पार जाते हैं उन्हें लेने के लिए गाड़ी आती है। फिर इनके बीच बहस होने लगती है कि ये लोग इतने देर से कहाँ पे थे। तब इनका मुखिया कहता है कि हम लोग नदी क्रॉस कर रहे थे। तभी हमारे सामने अमेरिका का दृश्य आता है और हम नेल्सन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में जाता है और अपने सुपीरियर से कहता है कि मुझे मेरी टीम वापस चाहिए। तब उसका सुपीरियर भड़क जाता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी टीम नहीं है। तुमने रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें डेस्क जॉब चाहिए, इसीलिए हमने तुम्हें डेस्क जॉब दे दिया है और तुम डेस्क पर ही काम करोगे। लेकिन नेल्सन इन बातों को नहीं मानता और वो जाता है कैंटीन में, जहाँ पर उसकी पूरी टीम होती है। और यहीं पर हम देखते हैं सैम डीलर को। फिर वो सैम से बात करता है। तब सैम भी कहने लगता है कि अब चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। पहले तुम हमारे मुखिया थे, लेकिन अब हमारी टीम तितर बितर हो चुकी है और तुमने खुद डेस्क जॉब चुना था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। लेकिन नेल्सन कहता है कि हमारे देश के साथ जो भी हुआ है हमें उसका बदला लेना है, इसीलिए मैं कैसे भी अपनी टीम को फिर से इकट्ठा करके रहूंगा। और वो इतना कहने के बाद चला जाता है। तभी हम हेल स्पेंसर नाम के एक चीफ वारंट ऑफिसर को देखते हैं, जो जाता है अपने सीनियर बावर के पास। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि स्पेंसर के रिटायरमेंट में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, लेकिन वो अपना रिटायरमेंट पेपर फाड़ देता है और कहता है कि जब तक मैं अपने देश का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं रिटायर नहीं होऊंगा और मुझे मेरी टीम वापस चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इस टीम को लीड करे नेल्सन, क्योंकि उससे बेहतरीन लीडर नहीं है। लेकिन बावर इस काम के लिए मना करता है। तब स्पेंसर उसे एक के बाद एक तर्क ऐसे ही देने लगता है और अंत में बावर को इस बात के लिए मान जाना पड़ता है। इसीलिए इनकी 12 लोगों की टीम फिर से इकट्ठा हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद ये लोग निकल पड़ते हैं उज्बेकिस्तान के लिए। और यहाँ पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात होती है अपने सीनियर मल होलैंड से, जो इन्हें बताता है कि अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार अलकायदा और मज़ार शरीफ है, इसीलिए हम उन्हें सबक सिखाएंगे। और इस काम में हमारे एक अफगानी दोस्त हमारी मदद करेगा, जिसका नाम है अब्दुल राशिद दोस्तम, क्योंकि वो इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वो हमें वहाँ तक लेकर के जाएगा। फिर हम उन सबका काम तमाम कर देंगे, लेकिन दोस्तम तक लेकर के जाएगा तुम्हें एक CIA का एजेंट। लेकिन हर वक्त तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें दोस्तम के साथ ही काम करना है, क्योंकि उसकी फौज बहुत बड़ी है और तुम लोग सिर्फ 12 लोग हो। और दोस्तम हमारे लिए सबसे कारीगर इंसान है। वो हर वक्त तुम लोगों की सुरक्षा करेगा और हमारा काम करने में हमारी मदद भी करेगा, इसीलिए उसके अगेंस्ट जाकर के हमें कुछ भी नहीं करना है। और ये लोग भी इन बातों को समझ जाते हैं। फिर नेल्सन बाहर आता है और अपनी टीम को पूरा मिशन बताने लगता है कि इन्हें कहाँ से कैसे जाना है और कैसे काम करना है। इसीलिए जल्दी से ये लोग निकलेंगे मजार के लिए और वहाँ पे इन्हें जितने भी तालिबानी मिलेंगे इन्हें उनका भी सामना करना पड़ेगा। और नेल्सन ये भी बताता है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों का वक्त है, इसीलिए 21 दिनों में इन्हें सारा का सारा काम पूरा करना है और आज ही रात ही अपने मिशन पे निकल पड़ेंगे। इसीलिए रात होते ही ये लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तब इन्हें कुछ लोग नजर आते हैं और ये भी मुस्तैद हो जाते हैं। फिर उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन अब इन्हें सबसे पहले मिलना है एक CIA ऑफिसर से, इसीलिए वो उसकी तलाश में रहते हैं। और जल्दी इन्हें CIA ऑफिसर मिल भी जाता है, जो इन्हें लेकर के जाता है गाँव में और वो सारी बातें बताने लगता है कि नॉर्दर्न एरिया के 2 ही राजा हैं, पहला है दोस्तम और दूसरा है अता मोहम्मद, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी दोस्तम यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है और ये लोग बाहर निकलने लगते हैं दोस्तम के पास जाने के लिए। लेकिन दोस्तम के पास पहले स्पेंसर जाता है और उसे लगता है कि वही इनका मुखिया है। लेकिन जल्दी दोस्तम को समझ में आ जाता है कि इनका मुखिया नेल्सन है, इसीलिए लोग घर के अंदर चले आते हैं और खाना खाते हुए बात करते हैं। तब नेल्सन पूरी प्लानिंग पूछता है और वो एक शराब की बोतल भी देता है दोस्तम को। तब दोस्तम बोतल सूंघता है और इंग्लिश में जवाब देता है। तब इस चीज को सुनने के बाद नेल्सन चौंक जाता है और कहता है कि हमें जहाँ तक बताया गया था कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। तब दोस्तम कहता है कि मुझे अंग्रेजी आती है, लेकिन मैं अपने साथियों के साथ अंग्रेजी नहीं बोलता, लेकिन तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी में ही बात करूंगा। फिर इनकी बातें ऐसे ही चलने लगती है। तब दोस्तम इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों चाहते हो और हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुमने हमारे साथियों को भी बहुत बार मारा है और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम लोग हमारे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। तब नेल्सन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि हम तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो और जो भी हमारी मदद करता है बदले में हम भी उसकी मदद करते हैं, ना कि उसे चोट पहुंचाते हैं। और इसी बीच नेल्सन यहाँ पे दोस्तम का हाथ भी पकड़ लेता है। तब इस चीज को देखने के बाद उसके साथी भड़क जाते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं। तब दोस्तम अपने साथियों को रोकता है और कहता है कि
कि कोई बात नहीं है। फिर वो नेल्सन से पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को मार भी सकते हो। तब नेल्सन कहता है कि मुझे तालिबानियों के पास लेकर के चलो, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे लोगों को मारता हूँ। फिर इन बातों को सुनने के बाद दोस्तम भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब हमारे निकलने का समय आ चुका है, और ये सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। तब नेल्सन और स्पेंसर बात करते हैं, फिर ये निश्चय करते हैं कि अपनी पूरी टीम को लेकर के दोस्तम के साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ 6 लोग दोस्तम के साथ जाएंगे और बाकी 6 लोग दूसरे रास्ते से आएंगे ताकि इनके पास बैकअप भी हो। लेकिन स्पेंसर इस बात को नहीं मानता। तब नेल्सन उसे समझाता है और ये लोग 2 टुकड़ियों में बट जाते हैं। तभी यहाँ के हम एक छोटे से गाँव को देखते हैं और इस पूरे गाँव पे मुल्ला राजन का कब्जा है, इसीलिए उसने अभी अपने सामने एक महिला को बंधक बना करके रखा है। फिर वो उस पर बंदूक तानता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है। तभी वो इस महिला की बेटी को देखता है, फिर वो उस पर बंदूक तान के उससे सवाल जवाब करने लगता है और यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं, खास करके ये मासूम बच्चियां। और राजन इनसे ऐसे ही बात करते रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने आदमी को कहता है कि इस औरत का बुर्का हटाओ। फिर वो जैसे ही बुर्का हटाता है, राजन उसे गोली मार देता है और पूरे गाँव वालों को चिल्ला के कहता है कि मेरा नियम कोई भी नहीं तोड़ सकता। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि 8 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसका हश्र मैं यही करूंगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। तभी हम नेल्सन की टीम को देखते हैं और ये लोग पहुंचते हैं एक पास के गाँव में, जहाँ के सारे लोग इन्हें ही घूर रहे होते हैं। तब दोस्तम की टीम यहाँ पर रुक जाती है और इस चीज को देखने के बाद ये लोग घबराने लगते हैं और नेल्सन उनसे पूछता है कि हम यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं। तब वो कहता है कि हमें खाना पानी की जरूरत है और घोड़ों को भी आराम की जरूरत है, इसीलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और फिर से निकल पड़ेंगे। तब नेल्सन कहता है कि हम ज्यादा दूर नहीं है, मजार यहाँ से सिर्फ 12 मील की दूरी पे है, इसीलिए हमें चलते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तम के लोग इस बात को नहीं मानते। फिर वो थोड़ी देर आराम करते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये केव के पास जाते हैं, नेल्सन के साथी उसे बताते हैं कि हमारा सिग्नल जा चुका है और हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें जल्दी ही किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा सिग्नल हो। लेकिन नेल्सन इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और कहता है कि अगर सिग्नल ना भी रहा तब भी हमें अपने मिशन को कंप्लीट करना है। तभी दोस्तम सामने आता है और कहता है कि तुम्हारे आदमी बहुत स्लो हैं, इसीलिए आज रात नहीं बल्कि कल सुबह हम तालिबानियों पे हमला करेंगे, इसीलिए लोग रात में रेस्ट करने लगते हैं। तभी नेल्सन बात करता है सैम से और कहता है कि दोस्तम के लोग बहुत ही ज्यादा मुस्तैद और चौकन्ने रहते हैं और उन्हें गोली चलाने में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें जब भी कहो तब भी वो लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और इन्हें देख करके मुझे लगता है कि तालिबानी भी ऐसे ही होंगे, इसीलिए हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, तभी हम उनका खात्मा कर पाएंगे। फिर इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पे दोस्तम आ जाता है और वो नेल्सन को कहता है कि तुम्हारे आदमी क्यों पहरा दे रहे हैं, उन्हें आराम करना चाहिए क्योंकि मेरे आदमी ऑलरेडी पहरा दे रहे हैं, क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? तब नेल्सन कहता है कि मेरे आदमी पहरा नहीं दे रहे हैं, वो बस मेरे साथ जगे हुए हैं। फिर नेल्सन यहाँ पे दोस्तम से पूछता है कि आखिर तुम लोग इतने मुस्तैद और क्लियर कैसे हो? तब दोस्तम कहता है कि तुम्हारे और मेरे में सिर्फ यही डिफरेंस है कि तुम्हें हजारों लोगों को जवाब देना है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनसे पूछने के बाद ही तुम किसी काम को करते हो और तुम सबके प्रति जवाबदेही हो, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर वाले के प्रति जवाबदेही हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, मैं हमेशा ही उसका साथ देता रहूंगा। फिर सुबह हो जाती है और सुबह सुबह ये लोग आगे निकल पड़ते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जिस गाँव पे तालिबानियों का कब्जा है और यहाँ पर ही वो सारे लोग हैं, यानी कि मजार। लेकिन यहाँ के लोगों की तादाद देखने के बाद अब नेल्सन सोच में पड़ जाता है, इसलिए वो कहता है कि हम इन सारे लोगों को नहीं हरा पाएंगे, हमें एक स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि हमें गाँव के और नजदीक जाना है ताकि हमें वहाँ का कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, और अगर एक बार मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए तब मैं अपने हेडक्वार्टर से संपर्क करूंगा और यहाँ पे एयर स्ट्राइक करवाऊंगा ताकि इन सारे लोगों का एक बार में खात्मा हो जाए। तब दोस्तम कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, सबसे खतरनाक है उनके करीब जाना और करीब जाकर के भी हमला ना करना, इसीलिए हम सारे लोग काफी हैं उन्हें मारने के लिए। मेरे पास 500 लोग हैं, इसीलिए हमें सिर्फ मारने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अगर एक अमेरिकन मरा तो मेरे 100 साथी मारे जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक अमेरिकी की मौत होगी तुम्हारी सरकार इस मिशन को रद्द कर देगी और वो कहेंगे कि हम तालिबानियों से हार गए, लेकिन हमारे पास वापस जाने का कोई मौका नहीं है, हमें उनसे लड़ते रहना पड़ेगा जब तक हम उनका खात्मा ना कर दें। लेकिन नेल्सन अब उस पर विश्वास करने के लिए कहता है और बताता है कि मुझे बस एक मौका चाहिए, किसी की जान नहीं जाएगी। तब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर दोस्तम अपना रेडियो बाहर निकालता है और वो मुल्ला राजन से संपर्क करता है और बताता है कि मैं कुछ अमरीकियों को तुम्हारे पास लेकर के आ रहा हूँ। तब राजन भी इसकी बातों में आ जाता है और नेल्सन यहीं से कोऑर्डिनेट्स भेज देता है। फिर जल्दी ही वो लोग यहाँ पे एयर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन इनका कोऑर्डिनेट इतना पक्का नहीं होता, इसीलिए इनका निशाना चूक जाता है। फिर नेल्सन कहता है कि मैं अकेला आगे जा रहा हूँ और जैसे ही मैं कोऑर्डिनेट सरकार को भेज दूंगा मैं तुम लोगों को इत्तला करूंगा, लेकिन दोस्तम कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, इसीलिए वो अपने कुछ साथियों को भेजता है यहाँ पे नेल्सन के साथ और नेल्सन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर जैसे ही उसे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है, लेकिन इसी बीच कुछ तालिबानी इन्हें देख लेते हैं और वो इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने
लगते हैं। इसीलिए दोस्तम के लोग भी उन पे गोलियां चलाते हैं और जैसे ही दोस्तम को पता लगता है कि उसके साथी मारे जा रहे हैं, फिर वो अपने कुछ और साथियों को आगे भेजता है और ये लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं और नेल्सन कोऑर्डिनेट्स भेज रहा होता है। फिर जैसा ही हम रिक्यू के पास कोऑर्डिनेट्स जाते हैं, वो यहाँ पे बड़े बड़े बॉम्ब्स गिराने लगते हैं जिससे बहुत सारे तालिबानी मारे जाते हैं और वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फिर ये लोग वापस चले आते हैं, लेकिन नेल्सन यहाँ पे दोस्तम से पूछता है कि आखिर वो लोग हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने उन पे इतनी गोलियां चलाई लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तब दोस्तम कहता है क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और अगर एक बार उनकी तैयारी पूरी हो गई तब वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लेकिन अभी लोग फिर से कोऑर्डिनेट्स भेज रहे हैं क्योंकि और भी घर यहाँ पे छूटे हुए हैं। फिर जैसे ही ये लोग कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं, यहाँ पे फिर से एयर स्ट्राइक होता है और वो कुछ और घरों को तबाह कर देते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि जिन घरों को इन्होंने तबाह किया है उसमें सिर्फ खाने पीने की चीजें थी और तालिबानी अभी भी सलामत है। इसीलिए अब दोस्तम अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ने लगता है और वो नेल्सन की टीम को यहीं पे रहने के लिए कहता है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तम उन पे हमला करता है, उसे धीरे धीरे पता लगता है कि इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है और इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानियां तब बढ़ती हैं जब तालिबानी अंदर से टैंक्स निकाल लेते हैं और टैंक्स का मुकाबला करने के लिए इनके पास ताकत नहीं है। इसलिए वो एक एक करके दोस्तम के लोगों को मारने लगते हैं और नेल्सन इन चीजों को देखने के बाद अपने साथियों को कहता है कि मौका आ चुका है, अब हमें उनकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए सारे लोग आगे बढ़ते हैं और ये भी हमला करने लगते हैं अब राजन के लोगों पे और थोड़े समय के बाद वो सबको वापस ले आते हैं। तब सारे लोगों का उपचार होने लगता है, लेकिन अब नेल्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए वो जाता है दोस्तम के पास और कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इनके पास इतनी सारी चीजें हैं और तुम्हें पहले हमें इनके सप्लाई के बारे में बताना चाहिए था कि आखिर इनके पास असला बारूद आता कहाँ से है। तब हम पहले उनके असला बारूद पे हमला करते, उन्हें कमजोर बनाते, फिर उनके आदमियों को मारते। लेकिन अब इस बात पे इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और ये दोनों अलग अलग चले जाते हैं। लेकिन आधी रात में दोस्तम पहुंचता है नेल्सन के पास और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो एक नक्शा बाहर निकालता है और नेल्सन को कहता है कि मुझे लगता है कि उनकी सप्लाई यहाँ से आती है, लेकिन मुझे कभी भी इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर उनके पास असला बारूद आ रहा है तब रास्ता यही होना चाहिए। फिर इस नक्शे को लेकर के नेल्सन जाता है सैम के पास और कहता है कि इस पूरे के पूरे रास्ते को ट्रैक करवाओ और मुझे जल्दी से इसकी जानकारी चाहिए। तभी हम स्पेंसर को देखते हैं और नेल्सन अब उससे कांटेक्ट करता है और पूरी बात बताता है और कहता है कि अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए, दूसरी तरफ से तुम लोग आकर के राजन के लोगों पे हमला कर। इसीलिए अब स्पेंसर भी पहुंचता है केव के पास और वो जल्दी ही उस तरफ से एयर स्ट्राइक करवाता है और इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत सारे तालिबानियों को मार दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद इन्हें पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो इन पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए फिर से गोलीबारी शुरू हो जाती है और घमासान लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई पड़ती हैं क्योंकि सब एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। लेकिन धीरे धीरे दोस्तम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसीलिए दोस्तम आग बबूला हो जाता है। फिर वो एक आरपीजी निकालता है और उस जगह पे हमला करता है जहाँ पे राजन है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसीलिए राजन के लोग अब पीछे हटने लगते हैं। तब इन्हें लगता है कि यही सही मौका है जब ये उन्हें मार गिराएंगे। इसीलिए लोग एक के बाद एक यहाँ पे बॉम्ब फोड़ने लगते हैं और वो सबका सफाया कर देते हैं। इसीलिए बहुत खुश है कि इनका आधा काम पूरा हो चुका है, अब इन्हें सिर्फ मजार के पास जाना है। इसीलिए एक बार फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये सारे बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, इसीलिए एक जगह पे रुक करके आराम कर रहे होते हैं। तब हमें पता लगता है कि स्पेंसर घायल हो चुका है। इसीलिए वो नेल्सन से बात करता है और कहता है कि मेरी बात हुई थी हेडक्वार्टर से और हमारा टाइम जल्दी ही खत्म होने वाला है। इसीलिए हेडक्वार्टर ने बात किया अत्ता मोहम्मद से और वो हमारी मदद के लिए तैयार है और वो मजार के बिल्कुल नजदीक है। इसीलिए अगर हमने उससे मदद ली तब हम जल्दी से इस केस को खत्म कर पाएंगे। और नेल्सन को भी आइडिया सही लगता है, लेकिन वो जानता है कि दोस्तम दुश्मन है मोहम्मद का। फिर भी वो उसके पास जाता है और धीरे धीरे उसे पूरी बात बताता है। तब दोस्तम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे दुश्मन की मदद ले रहे हो, अब तक मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और मेरी ही वजह से तुम अब तक जिंदा हो और मैं अभी भी उन सबको हरा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे दुश्मन की मदद लेनी है। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच बहस होने लगता है और नेल्सन कहता है कि तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं कैसे भी आज मजार तक पहुंच जाऊंगा और मैं सबका खात्मा कर दूंगा। तब दोस्तम भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपने आदमियों को लेकर के वापस जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है और नेल्सन अपने आदमियों को लेकर के निकल पड़ता है और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं मजार के पास। फिर ये धीरे धीरे नजदीक जाने लगते हैं और इन्हें सारे लोग नजर आ जाते हैं। फिर ये अपने कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं और जल्दी इन पे एयर स्ट्राइक होता है और एक के बाद एक हमला ऐसे ही होने लगता है। तभी वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं और कहते हैं कि हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसीलिए नेल्सन की पूरी टीम रुक जाती है और वो लोगों के करीब जाने लगते हैं। लेकिन स्पेंसर को अभी भी इन पे शक हो रहा है, इसलिए वो पहले आगे जाता है और धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग जैसे ही नजदीक आते हैं, इन्हें पता लगता है कि यह सब कुछ बस साजिश थी और उन लोगों ने अपने शरीर के अंदर बॉम्ब लगा रखा है। इसीलिए वो अपने आप को उड़ाते हैं, जिससे ये सारे लोग घायल हो जाते हैं और एक बार फिर से गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन इस बार वो लोग भारी पड़ते हैं नेल्सन की टीम पे और इनकी टीम की हालत खराब होने लगती है। तभी ऐन वक्त पे ये लोग देखते हैं कि दोस्तम फिर से वापस आ गया है अपने सारे लोगों के साथ और वो फिर से हमला करने लगा है इन पे। लेकिन सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए वो शायद ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे। फिर वो अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करते हैं और एक के बाद एक उन्हें कोऑर्डिनेट्स भेजने लगते हैं और हेडक्वार्टर यहाँ पे बॉम्ब गिराने लगता है और एक के बाद एक ऐसे ही ब्लास्ट होने लगता है और राजन के सारे लोग मारे जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद राजन बौखला जाता है, इसीलिए वह गाड़ी से भागने लगता है
और दोस्तम उसे देख लेता है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। और इसी बीच में राजन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर दोस्तम उसके पास जाता है, लेकिन अब राजन दोस्तम को मारने ही वाला है, लेकिन उससे पहले दोस्तम उसे मार देता है। तब तक यहाँ पे अमेरिकी चॉपर्स भी आ जाते हैं और वो अपने सारे घायल लोगों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी नेल्सन पूछता है कि दोस्तम कहाँ पे है। फिर उसे पता लगता है कि वो आता मोहम्मद को मारने जा रहा है, इसीलिए नेल्सन परेशान हो जाता है और वो जाता है दोस्तम के पास। फिर वो देखता है कि दोस्तम जा करके सिर्फ मोहम्मद से बात कर रहा है और ये लोग अपनी आपसी रंजिश को मिटाते हैं और अब से दोस्त बन के काम करने का निश्चय करते हैं। फिर इस चीज को देख करके सारे लोग बहुत खुश होते हैं और नेल्सन भी अपनी टीम को अमेरिका लेकर के वापस चला आता है। इसके टीम के सारे लोग सलामत हैं, कुछ लोग घायल हैं, लेकिन उन्हें भी बचाया जा सकता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।